Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to lecture number 22 of MTI 324 complex analysis. हमारा आज का टॉपिक है फर्दर एप्लीकेशंस ऑफ इंटीग्रल फार्मूला। लास्ट लेक्चर्स में हमने डिस्कस किए थे कॉशीज इंटीग्रल फार्मूला, उनके प्रूफ्स और उनकी एप्लीकेशंस टू सॉल्व कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल्स। आज के लेक्चर्स में भी हम कॉशीज इंटीग्रल फार्मूला की फर्दर एप्लीकेशन देखेंगे कि कॉशीज इंटीग्रल फार्मूला किस टाइप के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम यूज कर सकते हैं। आज का लेक्चर शुरू करने से पहले हम जस्ट एक क्विक रिव्यू लेते हैं प्रीवियस लेक्चर्स का। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने कॉशीज थ्योरी के 2 इम्पॉर्टेंट रिजल्ट डिराइव किए थे, नोन एज कॉशीज इंटीग्रल फार्मूला एंड कॉशीज डेरिवेटिव फार्मूला, or sometimes known as Cauchy's integral formula for derivatives। इन फार्मूलाज की हम स्टेटमेंट रिकॉल करें तो Cauchy's इंटीग्रल फार्मूला की स्टेटमेंट ये थी कि सपोज D हमारे पास कोई सिंपली कनेक्टेड डोमेन हो और C एक क्लोज्ड कर्व है इनसाइड D। और इंटीग्रल सी एफ ऑफ जेड तो इंटीग्रल सी एफ ऑफ जेड डी जेड ओवर जेड माइनस जेड नॉट ये इक्वल होता है 2 पाई आयोटा एफ ऑफ जेड नॉट के। यहाँ पे एफ ऑफ जेड पे कंडीशन हमने इम्पोज की थी कि एफ ऑफ जेड एनालिटिक होना चाहिए ऑन एंड विद इन सी, इस कंटूर सी के ऑन एंड इसके विद इन। हमने कहा था कि ये फार्मूला बेसिकली अप्लाई कब करना है कि जब एक पॉइंट जेड नॉट ऐसा आ जाए जिस पे टोटल इंटीग्रैंड फंक्शंस एनालिटिक ना हो और ये पॉइंट इनसाइड सी लाई करे, तो फिर आपने कॉशीज इंटीग्रल फार्मूला अप्लाई करना है। इस फार्मूला को अप्लाई करते हुए हमने कुछ कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल सॉल्व किए थे। देन हमने इस फार्मूला की जनरलाइजेशन स्टडी की थी नोन एज कॉशीज डेरिवेटिव फार्मूला। डेरिवेटिव फार्मूला की स्टेटमेंट ऑलमोस्ट सिमिलर थी जो इंटीग्रल फार्मूला की है, जस्ट z माइनस जेड नॉट जो फैक्टर है इसकी पावर 1 से इंक्रीज हो गई थी। तो सपोज f इज एनालिटिक ऑन एंड विद इन सी एंड z नॉट लाइज इनसाइड सी, देन कॉशीज डेरिवेटिव फार्मूला की स्टेटमेंट ये बनती है इंटीग्रल सी एफ ऑफ जेड ओवर z माइनस जेड नॉट टू द पावर n प्लस 1 डी जेड, दिस इज इक्वल टू 2 पाई आयोटा f nth derivative at z naught divided by n factorial। तो यहाँ पे n की वैल्यूज हमारे पास नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होती हैं। यहाँ से हमने ऑब्जर्व किया था कि अगर n को हम 0 ले लें तो ये कॉशीज इंटीग्रल फार्मूला में कन्वर्ट होगा, अदरवाइज ये इंटीग्रल फार्मूला की जनरलाइज्ड फॉर्म है। कॉशीज डेरिवेटिव फार्मूला भी हमने अप्लाई किया था। कॉशीज डेरिवेटिव फार्मूला भी हमने अप्लाई किया था टू सॉल्व कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल्स। इनफैक्ट इन दोनों फार्मूलाज की ब्यूटी ये है कि ये इस टोटल इंटीग्रैंड फंक्शन एफ ऑफ जेड ओवर जेड माइनस जेड नॉट का इंटीग्रल इन टर्म्स ऑफ ए सिंगल पॉइंट हम फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे आप नोट करें कि अगर एफ ऑफ जेड नॉट नोन हो तो आप इस इंटीग्रल का आंसर फाइंड कर सकते हैं। और सिमिलरली कॉशीज डेरिवेटिव फार्मूला में अगर nth डेरिवेटिव की वैल्यू एट जेड नॉट नोन हो तो हम इस इंटीग्रल की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अब कॉशीज डेरिवेटिव फार्मूला से जो कुछ रिमार्केबल रिजल्ट फर्दर हमने देखे थे वो ये थे कि ये फार्मूला हमें गारंटी देता है कि अगर कोई फंक्शन किसी पॉइंट पे एनालिटिक है तो उस पॉइंट पे
इस फंक्शन के ऑल ऑर्डर के डेरिवेटिव एग्जिस्ट करते हैं, जबकि ये प्रॉपर्टी रियल फंक्शंस में होल्ड नहीं करती, क्योंकि रियल में बहुत से फंक्शंस ऐसे हैं जिनका किसी पॉइंट पे अगर फर्स्ट डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है तो इसकी कोई गारंटी नहीं कि उस पॉइंट पे उनका सेकंड या उससे हायर ऑर्डर डेरिवेटिव एग्जिस्ट करे। जस्ट रिकॉल कि अगर हम एफ ऑफ एक्स पावर से 3/2 ले लें एक रियल वैल्यूड फंक्शन, तो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव एफ डैश एक्स 3/2 एक्स पावर 1/2 आएगा। नोट करें कि अगर मैं एक्स नॉट पॉइंट 0 ले लेता हूँ तो 0 पॉइंट पे इस फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है और इसकी वैल्यू 0 है। बट अगर हम इसका सेकंड डेरिवेटिव लेते हैं तो एफ डबल डैश एक्स, ये 3/2 1/2 एक्स पावर -1/2 आ जाएगा, विच इज़ 3/4 एक्स पावर 1/2। तो अब नोट करें कि इसका सेकंड डेरिवेटिव 0 पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा, और सिमिलरली रिमेनिंग डेरिवेटिव्स हम नहीं डिस्कस कर सकते बिकॉज ये डिफरेंशिएबल नहीं है ट्वाइस। जबकि कॉम्प्लेक्स में ऐसी कंडीशन अकर नहीं होती, जैसे आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कॉशीज़ डेरिवेटिव फार्मूला से। तो ये तो हमारे प्रीवियस लेक्चर्स का रिव्यू था जिसमें हमने कॉशीज़ थ्योरी के 2 मेजर रिजल्ट्स प्रूव किए थे और इनकी एप्लीकेशन स्टडी की थी। अब हम आज के लेक्चर्स की आउटलाइन देखते हैं कि आज के लेक्चर्स में हम फर्दर क्या स्टडी करेंगे अबाउट कॉशीज़ थ्योरी। इसमें हम डेरिवेटिव ऑफ एन एनालिटिक फंक्शन देखेंगे कि किसी भी एनालिटिक फंक्शंस के डेरिवेटिव कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं। देन कॉशीज़ थ्योरम को यूज़ करते हुए हम कॉशीज़ इनइक्वालिटी डिराइव करेंगे और इसी तरह कॉशीज़ थ्योरी की फर्दर एप्लीकेशन में लिवालिस थ्योरम और फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा प्रूव करेंगे। और एट द एंड हम कॉशी थ्योरम या कॉशी गुरसा थ्योरम का कन्वर्स स्टडी करेंगे इन सम स्पेशल केसेस, और इस थ्योरम को हम कहते हैं मोरेरास थ्योरम। तो ये हमारे आज के लेक्चर्स की आउटलाइन थी। लेट अस स्टार्ट आवर लेक्चर्स। ओके, फर्स्ट एग्जांपल है evaluate integral c e power 2 iota z over z4 minus z4 over z minus iota whole cube dz where c is a circle centered at 0 and radius 6। अब इनफैक्ट इसके सॉल्यूशंस का फर्स्ट स्टेप ऑब्जर्व करें तो इंटीग्रल c e पावर 2 iota z over z4 minus z4 over z minus iota cube dz, इसको हम लिख सकते हैं इंटीग्रल c e पावर 2 iota z over z4 dz माइनस इंटीग्रल c z पावर 4 over z minus iota cube dz। नेक्स्ट हम इन दोनों इंटीग्रल्स को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे पाथ ऑफ इंटीग्रेशन जो है ये एक सर्कल है जिसका सेंटर 0 पे है और रेडियस 6 है। सो दिस पॉइंट इज 6, दिस इज -6, दिस इज 6 iota एंड दिस पॉइंट इज -6 iota। लेट अस सपोज ये राइट हैंड साइड पे जो फर्स्ट इंटीग्रल है ये I1 है, विच इज इंटीग्रल over c e power 2 iota z over z4 dz। नोट दैट ये इंटीग्रेंट नॉन एनालिटिक है एट z इक्वल टू 0 पे,
ये सिंगुलरिटी लाई कर रही है इनसाइड सी और z माइनस 0 टू द पावर 1 से ग्रेटर है, सो ये कॉशीज डेरिवेटिव फार्मूला से सॉल्व होगा। अब इस केस में f ऑफ z है e पावर 2 आयोटा z और z नॉट है 0। अब क्योंकि हमें पावर 4 चाहिए, सो डेरिवेटिव फार्मूला सुजेस्ट करता है कि इसके आपने 3 डेरिवेटिव्स फाइंड करने हैं एट 0। f डैश z इज 2 आयोटा e पावर 2 आयोटा z, f डबल डैश z is 2 iota square e power 2 iota z, and f third derivative at z is 2 iota cube e power 2 iota z. This implies f third derivative at 0 is equal to 2 iota cube e power 0. So this is 2 cube is 8 and iota cube is minus iota, so this is minus 8 iota। लिहाजा I1 इंटीग्रल अब हम सॉल्व कर सकते हैं यूजिंग कॉशीज डेरिवेटिव फार्मूला। सो बाय कॉशीज डेरिवेटिव फार्मूला इंटीग्रल सी एफ ऑफ जेड और जेड पावर 4 डी जेड इज इक्वल टू 2 पाई आयोटा एफ थर्ड डेरिवेटिव एट 0 ओवर 3 फैक्टोरियल। दिस इज इक्वल टू 2 पाई आयोटा ओवर 3 फैक्टोरियल इज 6 और एफ थर्ड डेरिवेटिव एट 0 की वैल्यू थी माइनस 8 आयोटा। दिस इज इक्वल टू, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, सो दिस इज माइनस 8 पाई आयोटा स्क्वायर ओवर 3 मीन्स 8 पाई ओवर 3। ये फर्स्ट इंटीग्रल आई का सोल्यूशन है। अब नेक्स्ट सेकंड इंटीग्रल को हम एज्यूम कर लेते हैं I2 और इसको सॉल्व करते हैं। लेट I2 इज इक्वल टू Z4 और Z माइनस आयोटा क्यूब। नोट दैट ये इंटीग्रैंड नॉन एनालिटिक एट आयोटा विच लाइज इनसाइड C। कंसीडर I2 which is integral over C Z power 4 over Z minus iota whole cube। Here f of Z is Z power 4। अगेन यहाँ पावर 3 चाहिए, सो हमें 2 डेरिवेटिव्स फाइंड करने हैं at z naught is equal to iota। So f dash z is 4z cube, f double dash z is 12z square, and this implies f double dash at iota is equal to 12 iota square means minus 12। Again by Cauchy's derivative formula, इंटीग्रल ओवर C f of z और z माइनस आयोटा क्यूब डी जेड इज इक्वल टू 2 पाई आयोटा f सेकेंड डेरिवेटिव एट आयोटा ओवर 2 फैक्टोरियल। In fact this is equal to pi iota into minus 12, so minus 12 pi iota। Therefore integral over C
e power 2 iota z और z4 माइनस z4 और z माइनस आयोटा क्यूब dz. This is equal to I1 integral, which is 8 pi over 3 minus I2 integral, which is minus 12 pi iota. So 8 pi over 3 plus 12 pi iota. जस्ट इसमें हमने देखा कि कॉशीज डेरिवेटिव फार्मूला अप्लाई हुआ इन सेम सेंस जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर्स में अप्लाई किया, बट यहाँ पे सिंगुलरिटीज़ टू डिफरेंट पॉइंट्स पे थी, दोनों इनसाइड सी लाई कर रही थी और दोनों पे कॉशीज डेरिवेटिव फार्मूला अप्लाई होना था। और इससे पहले हमने ये आइडिया यूज़ किया कि इंटीग्रल सी एफ माइनस जी ऑफ जेड डी जेड इज इक्वल टू इंटीग्रल सी एफ ऑफ जेड डी जेड माइनस इंटीग्रल सी जी ऑफ जेड डी जेड। तो कंटूर इंटीग्रेशंस की इस प्रॉपर्टी को यूज़ किया, कॉशीज डेरिवेटिव फार्मूला को यूज़ किया, तो इस एग्जाम्पल को हमने सॉल्व किया। ओके, नेक्स्ट लेट अस टेक अनदर एग्जाम्पल। एवेल्युएट इंटीग्रल सी जेड स्क्वायर प्लस 3z प्लस 2 आयोटा over z square plus 3z minus 4 dz, where C is a circle having centered at -5 and radius 3/2. So सबसे पहले हम पाथ ऑफ इंटीग्रेशन स्केच करते हैं। तो ये हमारे पास एक सर्कल है जिसका सेंटर -5 है और रेडियस 3/2 है। सो -5 सेंटर and radius is 3/2 means 1.5. So let us suppose this is the path C. Here note करें f of z टोटल इंटीग्रैंड को अगर हम ले लें तो f of z is not analytic at points z where z square plus 3z minus 4 equal to 0. इसको सिंप्लीफाई करते हैं। दिस implies z square plus 4z minus z minus 4 is equal to 0, and this implies z into z plus 4 minus 1 into z plus 4 is equal to 0, and this implies z plus 4 into z minus 1 is equal to 0. तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू आती है z की -4 and 1। तो क्लियरली 1 तो आउटसाइड दिस कंटूर है। हम -4 को स्केच करते हैं क्योंकि इसका रेडियस 1.5 है, सो -4 इनसाइड दिस कंटूर लाई करेगी। अब नेक्स्ट हमने ये करना है कि इस टर्म को रिजॉल्व करना है पार्शियल फ्रैक्शन में। रिजॉल्व z square plus 3z plus 2 iota divided by z square plus 3z minus 4 into partial fractions. So z square plus 3z plus 2 iota over z स्क्वेयर प्लस 3z माइनस 4 के हमने फैक्टर्स फाइंड किए हैं, तो ये z प्लस 4 इंटू z माइनस 1 इसके फैक्टर्स बने थे। अब इसको पार्शियल फ्रैक्शन में रिजॉल्व करें तो a ओवर z प्लस 4 प्लस b ओवर z माइनस 1, दिस इम्प्लाइज z स्क्वेयर प्लस 3z प्लस 2 आयोटा
इज इक्वल टू ए इंटू जेड माइनस 1 प्लस बी इंटू जेड प्लस 4 से ये इक्वेशन स्टेरिक. सो पुट z इज इक्वल टू माइनस 4 इन स्टेरिक. z को माइनस 4 पुट करें तो माइनस 4 स्क्वायर प्लस 3 इंटू माइनस 4 प्लस 2 आयोटा. एंड z को माइनस 4 पुट करें तो ये नंबर माइनस 5 आएगा, ये 0. सो 16 माइनस 12 इज 4 प्लस 2 iota is equal to minus 5a. This implies a is equal to 4 plus 2 iota divided by minus 5. Next put z is equal to 1 in steric. So 1 plus 3 plus 2 iota is equal to 0 plus 5b, and this implies b is equal to 4 plus 2 iota divided by 5. तो जस्ट इस एग्जांपल में आप नोट करें कि जो a और b कोफिशिएंट से इनका इन जनरल रियल होना ज़रूरी नहीं, बिकॉज ये कॉम्प्लेक्स फंक्शन है. सो इसके जब फैक्टर्स बनाएंगे तो आपके पास कोफिशिएंट जो है ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स भी आ सकते हैं. जस्ट ये नंबर सब्स्टिट्यूट करें a और b की प्लेसेस पे तो z स्क्वायर प्लस 3z प्लस 2 आयोटा ओवर z प्लस 4 z माइनस 1, ये टर्म रिड्यूस हो जाएगी माइनस 4 प्लस 2 आयोटा ओवर 5 एज ए सब्स्टिट्यूट किया इंटू 1 ओवर z प्लस 4. इसी तरह b की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो 4 प्लस 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 5 इंटू 1 ओवर z माइनस 1. अब इसको इंटीग्रेट करें along c, integrate c के along and integrate c के along with respect to z. तो ये फर्स्ट नंबर माइनस 4 प्लस 2 आयोटा ओवर 5 और काशीज इंटीग्रल फार्मूले से इसका आंसर 2 पाई आयोटा आ जाएगा. और ये सिंगुलरिटी क्योंकि आउटसाइड लाई कर रही थी इसलिए काशीज गुरसा थ्योरम से इसका आंसर 0 आएगा. सो कंप्लीट आंसर जस्ट ये वाला नंबर होगा फर्स्ट. तो इस एग्जांपल में भी हमने देखा जस्ट ये कि अगर मोर देन वन सिंगुलरिटीज इनसाइड द कंटूर आ जाए तो स्टिल काशीज थ्योरी वर्क करती है. सम प्रॉब्लम्स ऐसे बनते हैं जिसमें हो सकता है कुछ सिंगुलरिटीज इनसाइड हूँ रिमेनिंग आउटसाइड हूँ. जैसे इस एग्जांपल में z इक्वल टू माइनस 4 जो सिंगुलर पॉइंट था वो इनसाइड था, z इक्वल टू 1 आउटसाइड था. तो स्टिल हम इस पोजीशन में होते हैं कि काशीज थ्योरी को यूज करके इन इंटीग्रल्स को सॉल्व कर सकें. लेट अस टेक अनदर एग्जांपल. एवेल्युएट इंटीग्रल c z क्यूब प्लस 3 ओवर z इंटू z माइनस आयोटा स्क्वायर dz वेयर c इज शोन इन फिगर. सो सबसे पहले हम इसका पाथ स्केच करते हैं जो c है इस एग्जांपल में. सपोज ये कर्व c हमारे पास इस टाइप की कर्व है, ये पॉइंट 0 है, ये पॉइंट माइनस आयोटा है और ये पॉइंट प्लस आयोटा है. तो ये एग्जांपल इंटरेस्टिंग भी है, इम्पॉर्टेंट भी है इस सेंस में कि यहाँ पे हमारे पास जो पाथ ऑफ इंटीग्रेशन है ये सिंपल क्लोज्ड कर्व नहीं है. तो इनफैक्ट इस पे हम डायरेक्ट काशीज थ्योरी अप्लाई नहीं कर सकते, बट स्टिल काशीज थ्योरी से हम इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं. तो इसका सोल्यूशन देखते हैं कि हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे.
आप नोट करें कि इस कर्व में 2 लूप्स हैं। फर्स्ट लूप ट्रेस किया गया है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, जबकि सेकंड लूप जो है वो ट्रेस हो रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। लेट अस सपोज हम फर्स्ट लूप को C1 कह लेते हैं, और जो सेकंड लूप है क्योंकि ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो मैं एज्यूम कर लेता हूं कि ये लूप -C2 के इक्वल है। तो अब हम इस पोजीशन में कि हम इस इंटीग्रल को इस फॉर्म में लिख सकें, इंटीग्रल C z³ + 3 our z into z minus iota whole square dz. This is equal to integral along first loop C1 z³ + 3 our z into z minus iota whole square dz plus integral along -C2 z³ + 3 our z into z minus iota whole square dz। अब क्योंकि ये कर्व जो C-2 है ये नेगेटिवली ओरिएंटेड है, लिहाजा इसको पॉजिटिवली ओरिएंटेड में कन्वर्ट करने के लिए हम एक रिजल्ट यूज करते हैं कि इसको हम नेगेटिव ऑफ इंटीग्रल C2 z³ + 3 our z into z minus iota whole square dz लिख सकते हैं। अब यहाँ पे C2 कर्व जो है ये अपोजिट टू -C2 है, सो C2 कर्व जो है वो इनफैक्ट अब हमने ट्रेस कर लिया है काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अब इन दोनों इंटीग्रल्स को सॉल्व करते हैं। से ये इक्वेशन नंबर 1, और फर्दर मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि ये फर्स्ट इंटीग्रल I1 है और सेकंड इंटीग्रल I2 है। तो अब हम I1 और I2 को सॉल्व करके इनकी वैल्यूज पुट करते हैं। सो कंसीडर I1 which is equal to integral along loop 1 z³ + 3 over z into z minus iota whole square dz। अब सबसे पहले हम इस टर्म को रिजॉल्व करते हैं पार्शियल फ्रैक्शन में। रिजॉल्व z³ + 3 over z into z minus iota whole square into पार्शियल फ्रैक्शन। तो इसके पार्शियल फ्रैक्शन बन जाएंगे a/z प्लस b/z minus iota प्लस c/z minus iota whole square। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप नोट करें कि इसकी सिंगुलरिटी आ रही है हमारे पास पॉइंट 0 पे और आयोटा पे, और ओनली सिंगुलरिटी जो इनसाइड लाई कर रही है वो आयोटा है। सो इसमें हम ABC की वैल्यू फाइंड करेंगे एंड देन काशीज़ थ्योरम यूज़ करके इसको हम इंटीग्रेट कर लेंगे C1, और ये प्रैक्टिस सिमिलर है जैसे हमने पिछले क्वेश्चंस किए हैं। सो लेफ्ट एज एन एक्सरसाइज ये आपने कंप्लीट करना है। सिमिलरली आपने ये करना है कि इस इंटीग्रल को कंसीडर करना है। अब इसकी सिंगुलरिटी जो इनसाइड आ रही है वो इस पाथ में 0 आ रही है, तो आपने 0 की रिस्पेक्ट से इसको सॉल्व करना है, और देन हमने I1 और I2 की वैल्यूज बैक पुट करनी है इस इक्वेशन में, तो ये इंटीग्रल सॉल्व हो गया। तो जस्ट इस से हमें आइडिया मिलता है कि समटाइम्स पाथ जो होते हैं वो सिंपल क्लोज कर्व नहीं होते, लेकिन स्टिल हम इस पोजीशन में होते हैं कि हम काशीज़ थ्योरी यूज़ करके उन इंटीग्रल्स को सॉल्व कर सकें। तो यहाँ तक तो ऑलमोस्ट हमने
प्रीवियस लेक्चर्स में जो क्वेश्चंस किए थे उसी टाइप के क्वेश्चंस की दोबारा प्रैक्टिस की। तो नेक्स्ट हम एक थ्योरम प्रूव करते हैं नोन एज गॉस मीन वैल्यू थ्योरम। सपोज f is analytic on and within a circle C of radius r with center z0, then integral 1/2 pi integral 0 to 2 pi f of z0 plus r e power iota theta d theta, this is equal to f of z0। अब इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं। बाय कॉशीज इंटीग्रल फार्मूला इंटीग्रल सी एफ ऑफ जेड ओवर जेड माइनस जेड नॉट डी जेड, this is equal to 2 pi iota f of z naught, and this implies f of z naught is equal to 1/2 pi iota integral c f of z over z minus z naught dz। अब यहाँ पे c हमारे पास एक सर्कल है जिसका सेंटर z नॉट और रेडियस r है। तो यहाँ पे C हमारे पास एक सर्कल जिसका सेंटर से Z0 और रेडियस R है। लेट अस सपोज ये सर्कल है, सेंटर Z0 और रेडियस R। तो इस सर्कल की जो कॉम्प्लेक्स में इक्वेशन होगी वो Z माइनस Z0 इज इक्वल टू R है। अब हम इसमें सब्स्टिट्यूशन करते हैं इस इंटीग्रल को सॉल्व करने के लिए। अब सर्कल की पैरामीट्रिक इक्वेशन लिखें, ठीक है। पैरामीटराइजेशन ऑफ सर्कल आर z माइनस जेड नॉट इज इक्वल टू r e power iota theta, where theta lies between 0 and 2 pi, and this implies dz is equal to iota r e power iota theta d theta। और फर्दर नोट करें कि z माइनस जेड नॉट जो है ये आयोटा r e पावर, और फर्दर नोट करें कि z माइनस जेड नॉट जो है ये r e पावर आयोटा थीटा के इक्वल है। लिहाजा इसमें अगर हम जस्ट ये पुटिंग कर लें तो पुटिंग से हमारे पास आएगा इंटीग्रल सी एफ ऑफ जेड की वैल्यू जेड नॉट प्लस आर ई पावर आयोटा थीटा ओवर जेड माइनस जेड नॉट इज आर ई पावर आयोटा थीटा, एंड डी जेड इज आयोटा आर e power iota theta d theta, this is equal to 2 pi iota f of z naught। तो ये टर्म्स कैंसल, आयोटा आयोटा से बैलेंस, तो यहाँ से f of z naught की वैल्यू आ जाएगी 1/2 pi इंटीग्रल c f of z naught प्लस r e power iota theta डी थीटा, वेयर यहाँ पे जो लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन अब इन टर्म्स ऑफ थीटा लिखनी है। सो दिस इज 0 to 2 पाई एंड दिस इज आल्सो 0 to 2 पाई। तो ये कंप्लीट प्रूफ था गॉस मीन वैल्यू थ्योरम का। इनफैक्ट इस रिजल्ट को भी ऑब्जर्व करें तो गॉस मीन वैल्यू थ्योरम में आप ये इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 1/2 पाई का आंसर इन टर्म्स ऑफ ए सिंगल वैल्यू देख सकते हैं विच इज एफ ऑफ जेड नॉट। और ये डायरेक्ट एप्लीकेशन है कॉशीज इंटीग्रल फार्मूला की कि सिंपली जस्ट एक सब्स्टिट्यूशन से सर्कल की पैरामीटराइजेशन यूज करने से
ये गॉस मीन वैल्यू थ्योरम प्रूफ हो जाता है। अब नेक्स्ट थ्योरम में हम डेरिवेटिव्स ऑफ एन एनालिटिक फंक्शंस का आइडिया लेंगे कि किसी भी एनालिटिक फंक्शंस के डेरिवेटिव्स कैसे डिफाइन किए जाते हैं। सपोज दैट ए फंक्शन f is analytic in a simply connected domain D, then f possesses derivatives of all order at every point in D. The derivatives f dash, f double dash and so on are analytic in D. तो सबसे पहले तो हमने प्रूव ये करना है कि f अगर एनालिटिक हो सिंपली कनेक्टेड डोमेन D में, तो f के ऑल ऑर्डर के डेरिवेटिव्स एग्जिस्ट करते हैं। तो इसका प्रूफ तो सिमिलर है जो हमारे पास कॉशीज डेरिवेटिव फार्मूले का प्रूफ था, क्योंकि डेरिवेटिव फार्मूले में हमने प्रूफ किया है कि अगर कोई फंक्शन किसी पॉइंट पे एनालिटिक हो तो उस पॉइंट पे उसके ऑल ऑर्डर के डेरिवेटिव्स एग्जिस्ट करते हैं। अब इनफैक्ट हम देखते हैं कि डेरिवेटिव्स ऑफ एनालिटिक फंक्शंस फाइंड कैसे किए जाते हैं। रिकॉल दैट कि जब भी कोई फंक्शन एफ ऑफ जेड यू प्लस आयोटा वी एनालिटिक होता है, तो एक तो ये कॉशीज रीमान इक्वेशंस को सेटिस्फाई करता है। फर्दर इस केस में डेरिवेटिव फाइंड करने का फार्मूला हमने स्टार्ट्स के लेक्चर में देखा था कि एफ डैश जेड इक्वल होता है पार्शियल यू और पार्शियल एक्स प्लस आयोटा पार्शियल वी और पार्शियल एक्स के। गिवन एफ ऑफ जेड इज एनालिटिक, this implies f dash z is partial u और partial x प्लस आयोटा partial v और partial x। तो ये फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड कर लिया हमने एनालिटिक फंक्शन f ऑफ z का। सिमिलरली अगर हम इसका सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो वो आएगा पार्शियल टू u और पार्शियल x2 प्लस आयोटा पार्शियल 2v और पार्शियल x2। और इसी तरह आप इस आइडिया को जनरलाइज कर सकते हैं फॉर थर्ड डेरिवेटिव, फोर्थ डेरिवेटिव एंड सो ऑन nth डेरिवेटिव्स। तो यहाँ पे ये सारे पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करते हैं और कॉन्टीन्यूस हैं। सो ये जितने भी डेरिवेटिव्स हम फाइंड कर रहे हैं ये सारे कॉन्टीन्यूस भी होंगे। नेक्स्ट हम काशीज थ्योरी की एक और एप्लीकेशन देखते हैं नोन एज काशीज इनइक्वालिटी थ्योरम। इसकी स्टेटमेंट है सपोज दैट ए फंक्शन f इज एनालिटिक इन ए सिंपली कनेक्टेड डोमेन D एंड C इज ए सर्कल डिफाइंड बाय z माइनस z नॉट मॉडुलस इज इक्वल टू r दैट लाइज इंटायरली इन D। इफ मॉडुलस ऑफ f ऑफ z इज लेस और इक्वल टू m फॉर ऑल पॉइंट्स ऑन C, देन f nth derivative at z naught modulus is less or equal to m over r power n into n factorial। तो in fact just like ml inequality, यहाँ पे नोट करें कि हमने nth डेरिवेटिव एट z नॉट की बाउंड फाइंड कर ली है कि इसकी बाउंड जो होती है m over r power n into n factorial होती है। तो यहाँ पे इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं हम। तो यहाँ से हम इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं। गिवन f of z is analytic and C is a circle centered at z naught and radius r. Also mod of f of z is less or equal to m on C। so अगर हम ऑब्जर्व करें कि ये टर्म जो f of z अवर z माइनस z नॉट टू द पावर n प्लस 1 होती है, ये लेस और इक्वल आएगी m ओवर मॉड ऑफ z माइनस z नॉट टू द पावर n प्लस 1 और मॉडुलस की प्रॉपर्टी यूज करें तो दिस इज m ओवर
modulus of z minus z naught to the power n plus 1. So this is m over r power n plus 1. तो ये हमने f of z over z minus z naught to the power n का मॉडुलस चेक किया, तो ये मॉडुलस लेस आर इक्वल हो जाता है m over r power n plus 1 से यूजिंग गिवन कंडीशंस. अब फर्दर ऑब्जर्व करें कि गिवन था कि ये फंक्शंस एनालिटिक है, इन्हें सिंपली कनेक्टेड डोमेन D और C एक सिंपल क्लोज कर्व है जो इनसाइड D लाई कर रही है. लिहाजा इस पाथ को ऑब्जर्व करें तो ये z नॉट है, रेडियस इस सर्कल का r है, तो ये फंक्शंस एनालिटिक है ऑन एंड विद इन C. लिहाजा इस पे हम कॉशीज डेरिवेटिव फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं. सो बाय कॉशीज डेरिवेटिव फार्मूला इंटीग्रल C f of z over z minus z naught to the power n plus 1 dz ये 2 pi iota f nth डेरिवेटिव एट z naught over n फैक्टोरियल के इक्वल है. अब हम रिक्वायर्ड रिजल्ट को ऑब्जर्व करें तो हमें f nth डेरिवेटिव एट z naught की बाउंड चाहिए. सो इसमें से आप f nth डेरिवेटिव एट z naught की वैल्यू फाइंड करें तो ये n फैक्टोरियल ओवर 2 पाई आयोटा इंटीग्रल ओवर c f ऑफ z ओवर z माइनस z naught टू द पावर n प्लस 1 dz आती है. नेक्स्ट स्टेप में इसके दोनों साइड्स का मॉडुलस लें. सो दिस इज इक्वल टू modulus of n factorial over 2 pi iota into modulus of integral c f of z over z minus z naught to the power n plus 1 dz. अब ये फर्स्ट मॉडुलस तो n फैक्टोरियल ओवर 2 पाई आयोटा का मॉडुलस 1 हो जाएगा, और ये जो सेकंड है इस पे हम ml इनइक्वालिटी अप्लाई कर रहे हैं. तो ml इनइक्वालिटी से हमने ये जो इंटीग्रैंड है f ऑफ z ओवर z माइनस z नॉट टू द पावर n प्लस 1 इसकी बाउंड पहले ही फाइंड कर ली है कि ये बाउंडेड है और इसकी जो बाउंड आ रही है वो m ओवर r पावर n प्लस 1 से आ रही है. और लेंथ ऑफ द कंटूर जो है वो क्योंकि कंटूर सर्कल है तो इसकी लेंथ 2 पाई r के इक्वल आएगी. सो by ml inequality this is less than or equal to m over r power n plus 1, ये इसकी बाउंड आ गई, और कंटूर की जो लेंथ थी वो 2 पाई r के इक्वल. तो इसको जस्ट सिंप्लीफाई करें, 2 पाई से बैलेंस. सो दिस इज m over r power n into n फैक्टोरियल. और सेम रिजल्ट हमने स्टेट किया था. तो ये इनइक्वालिटी जो है ये लिटरेचर में इम्पॉर्टेंट है, एंड दिस इनइक्वालिटी इज नोन एज काशीज इनइक्वालिटी. ओके, नेक्स्ट काशीज इंटीग्रल फार्मूलाज की फर्दर एप्लीकेशन देखते हैं. लिवालिस थ्योरम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम. एवरी इंटायर बाउंडेड फंक्शन इज कांस्टेंट. इन फैक्ट ये थ्योरम कनेक्ट करता है तीन कॉन्सेप्ट्स को, इंटायर फंक्शंस, बाउंडेड और कांस्टेंट फंक्शंस को. रिकॉल दैट इंटायर फंक्शंस वो होते हैं जो इंटायर कॉम्प्लेक्स प्लेन में एनालिटिक हों. बाउंडेड फंक्शंस वो होते हैं जिनकी रेंज बाउंड हो, मींस मॉडुलस ऑफ f ऑफ z लेसर इक्वल टू सम कांस्टेंट से m हो, ये बाउंडेड फंक्शंस है.
और कांस्टेंट फंक्शंस, फॉर एग्जांपल एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू 3 आयोटा, तो ये कांस्टेंट फंक्शंस है। इस टाइप के फंक्शंस जो इंडिपेंडेंट ऑफ जेड हो जाए वो कांस्टेंट फंक्शंस है। तो लिवालिस ने ये प्रूव किया कि ऐसे फंक्शन जो इंटायर भी हों और बाउंडेड भी हों वो ऑलवेज कांस्टेंट होते हैं। अब इस थ्योरम को जब अप्लाई किया जाता है तो समटाइम्स हमें इंटायर बाउंडेड फंक्शंस गिवन होते हैं, हमने उनको कांस्टेंट शो करना है। समटाइम्स अगर कोई फंक्शन बाउंडेड और कांस्टेंट है तो वो इंटायर होगा, और इसी तरह अगर कोई फंक्शन इंटायर और कांस्टेंट है तो वो मस्ट बाउंडेड होगा। तो इस इंपॉर्टेंट रिजल्ट का प्रूव हम देखते हैं बाय कॉशीज इनइक्वालिटी। कॉशीज इनइक्वालिटी से हमने देखा कि एफ nth डेरिवेटिव एट z नॉट मॉडुलस ये लेस आर इक्वल होता है m ओवर r पावर n इंटू n फैक्टोरियल। अब ये इनइक्वालिटी हम यूज कर सकते हैं। रीजन ये है कि गिवन है f ऑफ z बाउंडेड है, मीन्स एफ ऑफ जेड मॉडुलस लेस आर इक्वल टू m है। तो स्टार्ट हमने कॉशीज इनइक्वालिटी से लिया बाय यूजिंग दिस कंडीशन एफ ऑफ जेड इज बाउंडेड। पुट n इज इक्वल टू 1, सो एफ फर्स्ट डेरिवेटिव एट z नॉट इज लेस आर इक्वल टू m ओवर r। अब इनफैक्ट r क्या है, कॉशीज इनइक्वालिटी में r हमने लिया था रेडियस ऑफ ए सर्कल जिसका सेंटर z नॉट था जिसका सेंटर z नॉट था। अब क्योंकि ये फंक्शंस इंटायर है, एनालिटिक एवरीवेयर है, तो इसमें कोई इशू नहीं कि हम r की वैल्यू इंक्रीज करें, जितनी चाहे हम इसको इंक्रीज कर सकते हैं। सो अगर हम सर्कल का रेडियस वेरी वेरी लार्ज ले लें, r टेंड्स टू इंफिनिटी लें, तो f डैश एट z नॉट मॉडुलस अप्रोच कर जाएगा 0 को। अब जब ये 0 को अप्रोच करेगा तो मीन्स f डैश z नॉट 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या ये z नॉट कोई फिक्स पॉइंट है या कॉम्प्लेक्स प्लेन का हम कोई भी पॉइंट चूज कर सकते हैं, क्योंकि ये फंक्शंस इंटायर है, लिहाजा ये डेरिवेटिव हम किसी भी पॉइंट पे फाइंड कर लें इसकी वैल्यू 0 आएगी। सो यहाँ से हम ये कंक्लूड करते हैं कि f डैश z इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल z। एंड अगेन रिकॉल कि स्टार्ट्स के लेक्चर में हमने प्रूव किया था कि वो फंक्शंस जिनके डेरिवेटिव 0 हों वो कांस्टेंट होते हैं। दिस इम्प्लाइज f ऑफ z इज अ कांस्टेंट फंक्शन। सो क्वाइट सिंपल प्रूफ, जस्ट रिविजिट करें मेन स्टेप इस प्रूफ के। तो इस थ्योरम में गिवन था कि अगर हम कोई फंक्शन इंटायर लें जो बाउंडेड भी हो तो वो मस्ट कांस्टेंट होगा। सो हमने f ऑफ z एक इंटायर बाउंडेड फंक्शन लेट किया और कॉशीज इनइक्वालिटी यूज की बाय टेकिंग ए पॉइंट z नॉट एज ए सेंटर ऑफ द सर्कल एंड r एज ए रेडियस। तो कॉशीज इनइक्वालिटी थ्योरम में जब हमने n को 1 पुट किया तो यहाँ से ऑब्जर्वेशन हमारी ये थी कि f डैश एट z नॉट 0 के इक्वल आ जाता है, और क्योंकि ये इंटायर फंक्शन है तो ये डेरिवेटिव हम किसी भी पॉइंट पे स्टडी करें ये डेरिवेटिव हर पॉइंट पे 0 होगा। सो यहाँ से प्रूव हुआ कि ये फंक्शन कांस्टेंट फंक्शन है। नेक्स्ट थ्योरम इज अनदर इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन ऑफ कॉशीज थ्योरी। वन ऑफ द मेजर थ्योरम ऑफ अलजेब्रा इज फंडामेंटल थ्योरम।
इनफैक्ट फंडामेंटल थ्योरम की इम्पोर्टेंस यही है कि जैसे मैथमेटिक्स की इम्पोर्टेंस या मैथमेटिक्स का थीम मैंने आपको बताया था कि हम कंसंट्रेट करते हैं टू फाइंड द सॉल्यूशंस ऑफ इक्वेशंस। अब फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा हमें इस बात की गारंटी देता है कि किस टाइप की इक्वेशंस के रूट एग्जिस्ट करेंगे। इस थ्योरम को स्टेट करते हैं और काशीस थ्योरी से इसका प्रूफ देखते हैं। इफ p of z इज नॉन कांस्टेंट पोलिनोमियल देन द इक्वेशन p of z इज इक्वल टू 0 हैज एट लीस्ट वन रूट। ये इस थ्योरम की स्टेटमेंट है कि अगर हम p of z कोई भी नॉन कांस्टेंट पोलिनोमियल लें और उससे एक अलजेब्राइक इक्वेशन कंस्ट्रक्ट करें तो इस थ्योरम से यह गारंटी मिलती है कि इस इक्वेशन का एट लीस्ट वन रूट एग्जिस्ट करेगा। लेट p ऑफ z हम एक पोलिनोमियल एज्यूम करते हैं a n z पावर n प्लस a n माइनस 1 z पावर n माइनस 1 सो ऑन a1 z प्लस a नॉट। यहाँ पे n इज ए पॉजिटिव इंटीजर and ai are complex constants। राइट, अब टारगेट हमारा ये है टू प्रूव p of z is equal to 0 has at least one root। हम इसको कंट्राडिक्शन मेथड से प्रूव करते हैं। सपोज p of z has no root, इट मीन्स कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसा एग्जिस्ट नहीं करता जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। दिस इम्प्लाइज f ऑफ z, अगर हम फंक्शन ले लें 1 ओवर p ऑफ z, तो क्योंकि p ऑफ z एवरीवेयर डिफाइंड है, नॉन जीरो है, इसलिए 1 ओवर p ऑफ z जो होगा ये भी एवरीवेयर डिफाइंड होगा, एवरीवेयर एनालिटिक होगा। दिस इम्प्लाइज f ऑफ z दिस इम्प्लाइज f ऑफ z 1 ओवर p ऑफ z इज एनालिटिक एवरीवेयर। राइट, तो f of z इज इक्वल टू 1 ओवर p of z की वैल्यूज पुट करें a n z n प्लस a n माइनस 1 z n माइनस 1 सो ऑन प्लस a 1 z प्लस a नॉट। इसमें से हम जस्ट z पावर n कॉमन ले लेते हैं और यू में से हम जस्ट z ही कॉमन ले लेते हैं, तो ये a n z पावर n माइनस 1 प्लस a n माइनस 1 z पावर n माइनस 2 प्लस सो ऑन प्लस a 1 प्लस a नॉट ओवर z आ जाएगा। अब दोनों साइड्स का मॉडुलस लें तो ये 1 ओवर z मॉडुलस इंटू मॉडुलस ऑफ दिस नंबर। अब क्योंकि f ऑफ z एनालिटिक है एवरीवेयर, सो व्हेन z मॉडुलस टेंड्स टू इंफिनिटी वी हैव modulus of f of z tends to 0. This implies f of z is bounded. तो अब जस्ट इन स्टेप्स को कंबाइन करते हैं सारे,
स्टार्ट्स में देखें तो हमने प्रूव करना था कि एवरी नॉन कांस्टेंट पोलिनोमियल इक्वेशन हैज़ एट लीस्ट वन रूट। तो हमने पी ऑफ जेड एक पोलिनोमियल ले ली डिग्री n की और एज्यूम किया कि इसकी डिग्री पॉजिटिव है। अब हमने शो करना था कि पी ऑफ जेड इक्वल टू 0 हैज़ एट लीस्ट वन रूट। कंट्राडिक्शन मेथड से हम इसको प्रूव कर रहे हैं। हमने सपोज किया पी ऑफ जेड हैज़ नो रूट। अब पी ऑफ जेड किसी भी पॉइंट पे 0 नहीं है। दिस इम्प्लाइज एफ ऑफ जेड विच इज़ 1 ओवर पी ऑफ जेड इज़ एनालिटिक एवरीवेयर। तो एक तो ये पॉइंट इम्पॉर्टेंट कि नोट करें कि हमने यहाँ पे शो किया है कि एफ ऑफ जेड एनालिटिक है एवरीवेयर। देन आफ्टर सम कैलकुलेशंस हमने चेक किया कि एफ ऑफ जेड बाउंडेड भी है। तो इट मीन्स एफ ऑफ जेड एनालिटिक एवरीवेयर, दैट इज इंटायर फंक्शन है एंड बाउंडेड भी है। सो बाय लिवालिस थ्योरम ये एफ ऑफ जेड मस्ट एक कांस्टेंट फंक्शन होगा। सो एफ ऑफ जेड इज कांस्टेंट, राइट। तो ये कंट्राडिक्शन आ गई बिकॉज गिवन था कि पी ऑफ जेड नॉन कांस्टेंट है। सो अगर पी ऑफ जेड नॉन कांस्टेंट है तो 1 ओवर पी ऑफ जेड भी नॉन कांस्टेंट होगा। इस वजह से एफ ऑफ जेड अगर कांस्टेंट आ रहा है तो ये इस फैक्ट की कंट्राडिक्शन आ गई कि पी ऑफ जेड एक नॉन कांस्टेंट टर्म है। सो अवर सपोजिशन इज रॉन्ग। तो राइट फिर ये है कि एवरी पोलिनोमियल इक्वेशन हैज़ एट लीस्ट वन रूट। तो जस्ट आप देखेंगे अलजबरा का ये मेजर थ्योरम जो है इसको हम इजीली प्रूफ कर सकते हैं यूजिंग काशीज़ थ्योरी, बिकॉज यहाँ पे हमने लिवालिस थ्योरम को यूज़ किया है और लिवालिस थ्योरम एप्लीकेशंस है काशीज़ थ्योरी की। सो मोरेरास थ्योरम की स्टेटमेंट हम देखते हैं और इसको प्रूव करते हैं। सपोज दैट ए फंक्शन f इज continuous in a simply connected domain D. Further let integral c f of z dz is equal to 0 where c is a closed curve in D. Then f is analytic in D. तो हम देखते हैं कि सिंपल इंटीग्रल 0 होने से f of z एनालिटिक नहीं होता, लेकिन अगर f of z का इंटीग्रल अलोंग c 0 हो और साथ f कॉन्टीन्यूस भी हो तो फिर ऐसा फंक्शन जो होता है ये एनालिटिक हो जाता है इन D। तो हम जस्ट अब f की कंटिन्यूटी को यूज करेंगे और इंटीग्रल c f ऑफ z dz को 0 लेकर हम प्रूव करेंगे कि f एनालिटिक है इन D। ओके, इसका प्रूफ इन लाइंस पे फॉलो होता है कि D हमारे पास एक सिंपली कनेक्टेड डोमेन है। सपोज A इसका एक फिक्स्ड पॉइंट है और Z इस डोमेन का कोई एक वेरिएबल पॉइंट है। तो अब हम अगर एक पाथ चूज कर लें C1 ज्वाइनिंग A टू Z और एक पाथ चूज कर लें से C2 ज्वाइनिंग A टू Z, तो हमने एज ए एप्लीकेशन ऑफ काशीज़ थ्योरी देखा था कि ये इंटीग्रल पाथ इंडिपेंडेंट होता है। दैट इज इंटीग्रल C1 f ऑफ z dz इक्वल टू इंटीग्रल C2 f ऑफ z dz। ये रिजल्ट हमने प्रूव किया था पाथ इंडिपेंडेंस वाले लेक्चर में। अब अगर हम लेट कर लें f ऑफ z इज इक्वल टू से इंटीग्रल a टू z f ऑफ t dt, और किसी तरह हम ये शो कर दें कि f डैश z इज इक्वल टू
कि एफ डैश जेड इक्वल है स्मॉल एफ ऑफ जेड के, और फिर हमें पता है कि अगर कोई फंक्शन एनालिटिक हो तो उसके डेरिवेटिव्स भी एनालिटिक होते हैं। तो इससे प्रूव हो जाएगा कि कैपिटल एफ ऑफ जेड फंक्शन जो है ये एनालिटिक है, तो इसके डेरिवेटिव भी एनालिटिक होंगे जो आज रिजल्ट हमने देखे हैं। सो इसका जब डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो वो एफ डैश जेड आ जाएगा, ये एग्जिस्ट करेगा, तो ये शो कर देगा कि एफ ऑफ जेड एनालिटिक है। तो इसके प्रूफ का रफ स्केच यही है कि आपने सबसे पहले एफ ऑफ जेड प्लस डेल्टा जेड माइनस एफ ऑफ जेड फाइंड करना है। अब ये जेड प्लस डेल्टा जेड भी आप इनसाइड डी एक पॉइंट ले लेंगे और सपोज हमने इनको एक स्ट्रेट पाथ से ज्वाइन कर दिया। सो दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल a to z plus delta z f of t dt minus integral a to z f of t dt। आफ्टर सम सिंप्लीफिकेशन, जिस तरह लास्ट लेक्चर्स में हमने की थी कि पाथ की डायरेक्शन चेंज करें, z टू a करें, तो ये हमारे पास z टू z प्लस डेल्टा z f ऑफ t dt आ जाएगा। अब दोनों साइड्स को डेल्टा z से डिवाइड करें, f ऑफ z प्लस डेल्टा z माइनस f ऑफ z डिवाइडेड बाय डेल्टा z, ये इंटीग्रल 1/डेल्टा z इंटीग्रल z टू z प्लस डेल्टा z एफ ऑफ टी डी टी के इक्वल आ गया। और फिर इसमें से आप एफ ऑफ जेड सब्ट्रैक्ट कर लें दोनों साइड से, एंड रिकॉल दैट कि इसको फर्दर हम लिख सकते हैं 1/डेल्टा z इंटीग्रल z टू z प्लस डेल्टा z f ऑफ t dt माइनस f ऑफ z ओवर डेल्टा z इंटीग्रल z टू z प्लस डेल्टा z dt, एंड दिस इज इक्वल टू 1/डेल्टा z इंटीग्रल z टू z प्लस डेल्टा z f ऑफ t माइनस f ऑफ z dt, और लेफ्ट साइड थी इसकी f ऑफ z प्लस डेल्टा z माइनस f ऑफ z डिवाइडेड बाय डेल्टा z माइनस f ऑफ z। अब दोनों साइड्स का मॉडुलस लें, और सिमिलर वे में कैलकुलेशंस करें जैसे एक थ्योरम की हमने लास्ट लेक्चर्स में की थी। एफ की कंटिन्यूटी यूज करें, तो ये हमारे पास लेस देन सम फैक्टर से एप्सिलॉन आ जाएगा आफ्टर यूजिंग कंटिन्यूटी ऑफ एफ। तो यहाँ से एफ ऑफ जेड प्लस डेल्टा जेड माइनस एफ ऑफ जेड डिवाइडेड बाय डेल्टा जेड माइनस एफ ऑफ जेड की ये वैल्यू आ गई कंटिन्यूटी ऑफ एफ को यूज करके। सो दिस इम्प्लाइज एफ डैश जेड इज इक्वल टू एफ ऑफ जेड। अब क्योंकि डेरिवेटिव ऑफ एन एनालिटिक फंक्शन एनालिटिक होते हैं, दिस इम्प्लाइज एफ ऑफ जेड इज एनालिटिक, राइट। तो ये इसका कंप्लीट प्रूफ था। तो
तो आज के लेक्चर्स को हम समराइज करते हैं। आज के लेक्चर्स में हमने काशीज़ थ्योरी की फर्दर एप्लीकेशन देखी, चंद एग्जांपल सॉल्व की, जिसमें इम्पॉर्टेंट एग्जांपल ये थी कि अगर आपके पास पाथ ऑफ इंटीग्रेशन सिंपल क्लोज कर्व नहीं होती तो स्टिल हम इस पोजीशन में होते हैं तो काशीज़ थ्योरी से उसको सॉल्व कर सकें। इसके बाद हमने काशीज़ थ्योरी की इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशंस में लिवालिस थ्योरम देखा, काशीज़ इनइक्वालिटी थ्योरम देखा और लिवालिस थ्योरम इनफैक्ट यूज़ किया हमने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा प्रूव करने में। और एट द एंड जब फंडामेंटल थ्योरम का प्रूफ हो गया तो काशीज़ थ्योरी की फर्दर एप्लीकेशन में हमने काशीज़ गुरसा थ्योरम का कन्वर्स देखा कि काशीज़ गुरसा थ्योरम जो है उसका कन्वर्स इन जनरल तो ट्रू नहीं है, बट अगर इंटीग्रल सी एफ ऑफ जेड डी जेड की वैल्यू 0 लें और एफ ऑफ जेड को कॉन्टीन्यूस ले लें तो फिर जो फंक्शन एफ ऑफ जेड होता है वो एनालिटिक भी होता है इनसाइड डी। थैंक यू।